कॉस्ट ऑफ कैपिटल आज हमारे चैप्टर का नेम है। ठीक, आई गेस व्यू नहीं आ रहा है इसका। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हमारा चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आने वाले सब्जेक्ट्स में भी आपका यूज होगा इस चैप्टर का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को समझने के लिए बेटा सबसे पहले वर्ड कैपिटल को समझना जरूरी है। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल जो है वो हमारे पास, अगर अकाउंटिंग की बात करें तो सिर्फ ओनर का इन्वेस्टेड अमाउंट कैपिटल कहलाता है, लेकिन अगर हम फाइनेंस की बात करें तो कैपिटल का मतलब जो है वो तमाम फाइनेंसिंग है जो एसेट्स को एक्वायर करने के लिए कंपनी ने की है। अब वो चाहे ओनर ने की हो या आउटसाइडर ने की हो, तो जो अमाउंट भी कंपनी में फाइनेंसिंग के तौर पर आया है वो सब कैपिटल कहलाता है फाइनेंस के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम नंबर 1 पर बात करें तो हमारे पास होता है कॉमन स्टॉक या कॉमन इक्विटी, आप जिसे कह सकते हैं कॉमन इक्विटी। ठीक है। सेकंड हमारे पास है प्रेफर्ड स्टॉक, और थर्ड हमारे पास है डेट। ठीक है बेटा, ये तीन हमारे पास जो है वो सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं किसी भी कंपनी के अंदर। जब हम कोई नया प्रोजेक्ट लगाने के लिए जाते हैं तो हमें कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। कैपिटल लाने के लिए या तो हम कॉमन इक्विटी की तरफ जाएंगे या प्रेफर्ड स्टॉक की तरफ जाएंगे या फिर डेट्स एक्वायर करेंगे। ठीक है, तीनों में से कोई एक चीज होगी। कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक ये दोनों ओनर की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि कॉमन स्टॉक जो है इससे आने वाले पैसे कंपनी में उन शेयर्स होल्डर की तरफ से इन्वेस्ट किए जाते हैं जो शेयर्स होल्डर प्रॉफिट अपना फिक्स नहीं चाहते, यानी उनको जो प्रॉफिट मिलेगा वो कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी ज्यादा मिलेगा, कम परफॉर्म करेगी कम मिलेगा, कोई कमिटमेंट नहीं होती। प्रेफर्ड स्टॉक भी ओनर्स ही हैं, इनको प्रॉफिट मिलता है लेकिन इनका प्रॉफिट फिक्स होगा। इनके प्रॉफिट का कंपनी की परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, इनका प्रॉफिट बिल्कुल फिक्स है जो इनको हर हाल में मिलना है। लेकिन इन दोनों के अंदर जो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि दोनों का अमाउंट नॉन रिफंडेबल है, कभी रिटर्न नहीं होता। कॉमन स्टॉक से आने वाला अमाउंट भी कभी वापस नहीं करना होगा और प्रेफर्ड स्टॉक से आने वाला अमाउंट भी कभी वापस नहीं करना। ये हमेशा के लिए कंपनी में पैसे आ चुके हैं। ठीक है, बस फर्क ये कि इनका प्रॉफिट फिक्स नहीं है और प्रॉफिट का प्रॉफिट फिक्स होता है, बस ये डिफरेंस है। थर्ड सोर्स हमारे पास है डेट। डेट किसे कहते हैं? डेट कहते हैं हम कर्जों को, कि अगर कंपनी अपने किसी प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए कर्जे लेना चाहे तो हम उसे डेट कहते हैं। ठीक, अच्छा, डेट से आने वाला पैसे में सबसे बड़ी खासियत ये कि रिफंडेबल है, इसको आपने एक टाइम के बाद रिटर्न कर देना है, ये हमेशा के लिए आपके पास नहीं आया है। दूसरी बात इसके अंदर ये है डेट में कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो फिक्स होगा। ठीक, अगर आप गौर करें तो कॉमन में नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, कभी वापस नहीं होगा, बट प्रॉफिट फिक्स नहीं है। डेट में बात करें तो ये अमाउंट रिटर्न होगा और प्रॉफिट इसका फिक्स है। प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर एक क्वालिटी कॉमन की मौजूद है कि इसका अमाउंट नॉन रिफंडेबल है, कभी रिटर्न नहीं करना, लेकिन एक क्वालिटी डेट की मौजूद है कि डेट की तरह इसका भी प्रॉफिट फिक्स है। सही, तो इस तरह से प्रेफर्ड स्टॉक जो है ना वो हाइब्रिड सिक्योरिटी कहलाता है। हाइब्रिड सिक्योरिटी मतलब जिसमें ड्यूल कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हो, दोनों की खासियत इसके अंदर आपको मिलेगी प्रेफर्ड में। तो अब ये तीन सोर्सेस हैं जिससे कंपनी पैसा अपने पास ला सकती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाते हैं। तो बेटा कोई भी याद रखें कि जो भी कंपनी के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल चाहिए होता है, तो कोई भी कंपनी किसी भी सोर्स को इस्तेमाल करके जब पैसे अपने पास लेकर आएगी तो वो पैसे कभी फ्री में नहीं मिलेंगे। जो भी इन्वेस्टर होगा जो पैसे लगा रहा होगा, लाजमी तौर पर वो ये कहेगा अगर मैं कंपनी को पैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो चाहे कॉमन के लिए हो, प्रेफर्ड के लिए हो या डेट के जरिए हो,
मुझे उस पर रिटर्न चाहिए, मुझे उस पर लाजमी कुछ ना कुछ अमाउंट चाहिए। तो कैपिटल फ्री में नहीं मिलता, इसकी एक कॉस्ट होती है जो हर हाल में बेयर करनी पड़ती है। कंपनी को इनके अगेंस्ट में जो अमाउंट देना है वो कंपनी की कॉस्ट है। तो हम हर कैपिटल की कोई ना कोई कॉस्ट होगी, तो उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अब अगर हम कॉमन की बात करें तो कॉमन की कॉस्ट जो है उसको हम के एस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कॉमन की कॉस्ट है। और जो प्रेफर्ड स्टॉक की कॉस्ट होती है हम उसको के पी एस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो कॉस्ट डेट की होती है हम उसको के डी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीनों सोर्सेस हैं और तीनों की अपनी अपनी कॉस्ट है और ये इनकी कॉस्ट के साइन मौजूद हैं। ठीक है जी, यहां तक बताइए, अनम्यूट करके बताइए अपना, यहां तक जिसको भी प्रॉब्लम है वो अभी डिस्कस कर ले। सर सैम्पल्स जो है वो एक दफा और बता दीजिए। ठीक है, और किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो अभी कर लें, फिर मैं एक साथ रिप्लाई कर दूं। सर आपकी जो स्क्रीन है वो बहुत बैक पे गई हुई, वो आ नहीं रही है। जो बिग स्क्रीन होती है ना वो क्लासरूम 3 का आ रहा है सर, नश्तर का नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप क्लासरूम 3 पर जाकर चेक करें। सॉरी, बल्कि आप मेरे उस पर नहीं आ रहा आपको ये नजर? नहीं सर, छोटा सा साइट में बना हुआ, उसको मैं बड़ा करी हूँ, वो हो ही नहीं रहा और कुछ डबल दिख ही क्लिक नहीं किया रहा आपने? बिल्कुल। जी डबल क्लिक किया स्क्रीन पे? जी जी, डबल क्लिक किया। बाकी स्टूडेंट्स को व्यू हो रहा है सही? नहीं सर नहीं हो रहा, क्योंकि आप एम्स क्लास 3 से बोल रहे हैं ना, तो जिस स्पीकर से बोल रहे होते हैं तो वो स्क्रीन बड़ी हो जाती है। आप अगर आप नश्तर खान से बोलेंगे तो फिर वो स्क्रीन बड़ी होगी। सर हो गया। हो गया कैसे मेरे हुआ, पास नहीं बाकी हो को रहा भी बता दीजिए अब आप। सर टैब हो सर, करना गया। मेरे सर। पास भी नहीं आ रही। इस नश्तर खान में जाके उस वीडियो को पिन कर दें, हो जाएगा। 2 दफा कर दिया, हो गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर है हमारा, इसमें एक वर्ड मैंने कैपिटल लिखा है। कैपिटल का अकाउंटिंग में जो मतलब है वो सिर्फ ओनर की इन्वेस्टमेंट होता है। फाइनेंस में कैपिटल का मतलब ऑल अमाउंट है, ऑल फाइनेंसिंग है जो कि कंपनी में एसेट्स की परचेजिंग के लिए प्रोवाइड की गई है, वो चाहे ओनर ने की हो या वो उधार से ली गई हो। ठीक है, तो हर अमाउंट कैपिटल ही कहलाता है यहां पर। कॉमन इक्विटी एक सोर्स है पैसे लाने की, प्रेफर्ड स्टॉक दूसरी सोर्स है और डेट तीसरी सोर्स है। 3 सोर्सेस हैं जिनसे आप पैसे ला सकते हैं। फर्क मैंने क्या बताया कि कॉमन और प्रेफर्ड दोनों ओनर का ही अमाउंट है और दोनों के पैसे कभी कंपनी ने वापस नहीं करने। फर्क ये होता है कि कॉमन में प्रॉफिट फिक्स नहीं होता और प्रेफर्ड में प्रॉफिट हर साल का फिक्स है, पहले से पता है कि पहले साल कितना मिलेगा, दूसरे साल कितना मिलेगा और आने वाले वक्तों में कितना मिलेगा। एक कमिटेड अमाउंट है, वो मिलता रहेगा और उसमें ग्रोथ भी नहीं होती, फिक्स है। डेट का अमाउंट जो है ये तो आपने वापस करना है एक सर्टेन टाइम बाद, चाहे वो 5 साल हो 10 साल हो, उसके बाद आपने रिटर्न कर देना है। लेकिन जो डेट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी फिक्स होता है, ये आपने फिक्स अमाउंट ही देना है। सही, तो इन तीनों से आपके पास पैसे आ सकते हैं। इन दोनों से आने वाले पैसे वापस नहीं करने, डेट के पैसे आपने वापस करने हैं। कॉमन पे प्रॉफिट जितना होगा उतना देना है, प्रेफर्ड पे प्रॉफिट फिक्स देना है और डेट के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट है वो भी फिक्स देना है। लेकिन इन तीनों में से कोई भी सोर्स आप इस्तेमाल करते हैं कैपिटल एक्वायर करने के लिए, तो ये अमाउंट आपको लाजमी तौर पर इसका रिवॉर्ड आपको पे करना पड़ता है, जो भी इन्वेस्टर है उसको। यानी हर सोर्स से आने वाला पैसा कॉस्टली है, उसकी कोई ना कोई कॉस्ट है जो आपको बर्दाश्त करनी है। तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल की कॉस्ट। अब कैपिटल की कॉस्ट जो है वो 3 अगर सोर्सेस हैं तो 3 उसकी कॉस्ट है। सबसे पहले कॉमन इक्विटी है, तो कॉमन इक्विटी की कॉस्ट को के एस का साइन दिया जाता है। के एस जो है वो बेसिकली कॉमन इक्विटी की कॉस्ट है। प्रेफर्ड स्टॉक की कॉस्ट को के पी एस कहते हैं। ठीक है, और डेट की कॉस्ट को के डी कहते हैं। तीनों का साइन के है, सिर्फ जो इसकी बेस में लिखा है एस, पी एस और डी,
एस मतलब यहाँ कॉमन स्टॉक है, और पी एस मतलब प्रेफर्ड स्टॉक है, और डी मतलब डेट है। सही, तो इन तीनों की ये कॉस्ट आ गई। अब बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। जी स्टूडेंट्स, कोई यहां तक प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा बेटा, अब हमने ये समझना है कि ये जो के एस है इसकी कॉस्ट फॉर एग्जांपल 18% है, ठीक है, और केपीएस जो है प्रेफर्ड स्टॉक, इसकी कॉस्ट 15% है, और जो केडी है इसकी जो कॉस्ट है वो 10% है, ठीक है। अच्छा, ये जो कॉस्ट आती हैं, ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती हैं ये मैं आपको पिछले चैप्टर में बता चुका हूं। कोई भी इन्वेस्टर होता है तो उसको एक रिक्वायर्ड रेट चाहिए होता है और एक एक्सपेक्टेड रेट होता है, ये बात हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस की हुई है। तो वो एक्सपेक्टेड रेट कैसे कैलकुलेट होता है या उसके रिक्वायर्ड रेट कैसे कैलकुलेट होता है, तो अब जो कॉमन स्टॉक को के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 18% है। यानी मुझे अपने, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा कॉमन स्टॉक में तो मुझे 18% के रिटर्न चाहिए और कंपनी 18% का रिटर्न देगी। और अगर केपीएस है, मैं प्रेफर्ड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूं तो मुझे 15% से रिटर्न चाहिए, और अगर मैं डेट्स प्रोवाइड करूंगा कंपनी को तो 10% रिटर्न चाहिए। देखें, ये रिटर्न्स आपको एक सीक्वेंस से नजर आ रहे होंगे कम होते हुए। सबसे हाईएस्ट रिटर्न जो डिमांड है वो कॉमन स्टॉक के अंदर है, और सबसे लोएस्ट जो है वो डेट के अंदर है, और उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है, रिस्क एंड रिटर्न्स। रिस्क ज्यादा तो रिटर्न भी ज्यादा, रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम होगा। ये जो डेट्स है ना, इसमें सबसे कम रिस्क होता है। सबसे कम रिस्क ये है कि इसका पैसा आपका हमेशा के लिए नहीं गया, एक सर्टेन टाइम के लिए गया, उसके बाद वो रिटर्न हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो पैसे हैं इसमें रिस्क फैक्टर कम है ये, और इसमें प्रॉफिट का अमाउंट भी फिक्स होता है, कमिटेड है। जो कंपनी ने अपने ओनर्स को प्रॉफिट देने से पहले डेट के ऊपर इंटरेस्ट देना होता है, तो ये जो है वो कम रिस्की होता है, तो इसके अंदर सबसे कम रिटर्न है। प्रेफर्ड की अगर हम बात करें तो प्रेफर्ड में रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा है डेट से, क्योंकि पैसे आपको रिटर्न नहीं होने बट प्रॉफिट फिक्स मिल रहा है, तो इसमें रिस्क फैक्टर कंपैरेटिवली डेट थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो इस पे रिटर्न की डिमांड भी ज्यादा होगी। और कॉमन की बात कर लें तो इसमें प्रॉफिट ही फिक्स नहीं है और पैसे भी कभी रिटर्न नहीं होने आपको, तो ये जो है सबसे ज्यादा रिस्की है, तो इसमें हमारी डिमांड भी सबसे ज्यादा होगी, तो 18% का रिटर्न आ रहा है। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं ये सब कुछ बताकर कि आपने जो है वो इन तीनों सोर्सेस को इस्तेमाल करके कैपिटल को एक्वायर किया है और तीनों की ये कॉस्ट है, तो जो आपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग एक्वायर की है उसमें आपको क्या कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ रही है, जरा इसका मुझे आंसर दीजिए। जी, तमाम स्टूडेंट्स एक एक करके इसका आंसर दीजिए। सर परसेंटेज में बताना है। जी, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताना है कि कंपनी ने सर जो 43% होगी। क्या कॉस्ट है। 43%। 43। और बताइए आयशा। जी सर। क्या कॉस्ट है? सर ये जो आपने परसेंटेज लिखी है इसको हमने किसी फॉर्मूले में पुट करना है? देखिए, फॉर्मूले वगैरह की बात तो नहीं, मैं भी सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि तीनों सोर्सेज को यूज करके हमने पैसे एक्वायर किए हैं, तो मेरी जो इस कैपिटल की, ये जो कैपिटल है ग्रैंड अमाउंट है इन तीनों सोर्सेज से आने वाला, और ये तीनों की अलग अलग कॉस्ट है, तो कैपिटल की कॉस्ट मेरी क्या होनी चाहिए? 10%। 10%। अच्छा, क्योंकि सर ये तो हर हाल में हमें रिटर्न करना है ना, और उसमें प्रॉफिट भी फिक्स है। ठीक है, सही। अनस बताइए। 25%। 25%।
25। अच्छा, और ये तारिक राजपूत के नाम से जो ऐड हैं, ये कौन है स्टूडेंट्स? अपना इंट्रो भी करवाइए। सुमेरा। सुमेरा। अच्छा सुमेरा, आप बताइए कि क्या इसकी कॉस्ट आएगी। सर आपने अमाउंट क्या बताई है शुरू में? परसेंटेजेस बतानी है ना आपको, ये परसेंटेजेस दी हुई हैं और मैं आपको ये एक परसेंटेज पूछ रहा हूँ कि जो कैपिटल एक्वायर किया है उसकी कॉस्ट आपको क्या पड़ रही है, ये क्वेश्चन है मेरा। 10 to 15% हो सकता है रिटर्न। अच्छा बेटा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप जो है वो आपने लास्ट सेमेस्टर में कितने मार्क्स हासिल किए, तो आप ये बताने बैठ जाएं कि जी मैंने फला सब्जेक्ट में इतने लिए थे, इसमें इतने लिए थे, इसमें इतने लिए थे, तो ये आप अलग अलग रिपोर्ट कर रहे हैं। जबकि कोई भी जब आपसे एक स्टेटमेंट पूछता है कि आपके मार्क्स क्या रहे, तो आप उसको सिंगल अमाउंट कोट करते हैं, ना कि आप पूरे डिटेल एक्सप्लेन करें। तो सिंगल अमाउंट में कोट करना है हमें, ठीक है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है एवरेज का, बात समझ में आ रही? एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज होता है। एवरेज हमेशा किसी भी डाटा की जब वेरिएशन आ रही हो, जब डाटा में कोई चेंजेस आ रही हो, तो वहां पर एवरेज को यूज करना पड़ता है। और एवरेज क्या करता है? सिंगल अमाउंट कोट कर देता है। तो एवरेज यहां पर हमें निकालना होगा। 3 डिफरेंट कॉस्ट हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कैपिटल की क्या कॉस्ट पड़ी, तो आप क्या करेंगे? इसका एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो एवरेज कैलकुलेट करने का तरीका तो बड़ा आसान सा है, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। अगर 3 वैल्यूज हैं और हमें इसका एवरेज चाहिए, तो हम इसको ACC स्टैंड्स फॉर एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर हम कैलकुलेट करें तो 18%, 15% और 12% डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। सॉरी 10% है लास्ट वाला। तो ये सब अगर हम ऐड कर लें तो ये 43% बनते हैं, और डिवाइडेड बाय 3 अगर हम इसको कर लें तो ये 14.33% आ रहा है। दिस इज व्हाट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहां तक बताइए बात समझ में आई या नहीं? जी बेटा, क्लियर है? जी सर। अच्छा, रिस्पॉन्ड थोड़ा जल्दी किया करें ताकि हम आगे चलें। अगर कोई चीज़ पढ़ा दी है तो उसको रिस्पॉन्ड कर दिया करें, क्लियर हो गई है तो, ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू किया करें। रिस्पॉन्स नहीं पता लगता तो ये कन्फ्यूजन रहती है कि ये चीज़ क्लियर आपको हुई या नहीं हुई। ओके सर। अच्छा, और रिस्पॉन्स जो आप करें ना वो कमेंट्स में नहीं कीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स एक्चुअली मैं मेरे इतने करीब नहीं है, मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, तो कमेंट्स में एनी टाइम नहीं देख पा रहा। तो आप अपना माइक अनम्यूट करके और कमेंट कर दिया करें, ठीक है? जी ओके सर। सर, क्लियर है। सही। तो हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो 14.33% आ रही है। लेकिन बेटा, एवरेज कॉस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पता है आपको कि एवरेज कॉस्ट की क्या खासियत, क्या खुसूसियात होती हैं? नो नो सर। किसी स्टूडेंट को पता है तो वो आंसर दे कि एवरेज की क्या खासियत होती है। जब हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं, तीनों को प्लस किया और 3 पे डिवाइड कर दिया, तो ये जो आंसर निकला है एवरेज का, ये 3 वैल्यूज को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन इसकी खासियत क्या होगी? किसी को पता है? नो सर। एवरेज की जो करेक्टरिस्टिक होती है ना बेटा, वो ये है कि अगर ये 3 वैल्यूज हैं और हम तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब हम तीनों को इक्वल वेटेज दे रहे हैं। तीनों को इक्वल वेटेज देने का मतलब समझते हैं कि तीनों को एक बराबर हैसियत दी जा रही है। इन तीनों की बराबर हैसियत है, तो इस लिहाज से हमने तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड किया। 3 पे इसलिए डिवाइड किया कि हर एक की मुकम्मल 1-1 रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर, ठीक है।
इक्वल वेटेज दिया हुआ है, लेकिन इक्वल वेट बेटा ये मुश्किल काम है। इक्वल वेटेज जो है वो आमतौर पे होता नहीं है। ये जो मैंने एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला है ना, इक्वल वेटेज, इसका मतलब इस चैप्टर में ये निकलेगा कि मैंने इस कैपिटल की जिसकी ये कॉस्ट है, एवरेज जिसकी ये कॉस्ट है, इसको एक्वायर करने के लिए कॉमन इक्विटी से भी बराबर पैसे लिए हैं, प्रेफर्ड से भी बराबर पैसे लिए हैं और डेट से भी बराबर पैसे लिए। फर्ज करें मैंने 30,000 रुपए की फाइनेंसिंग करवाई है, तो मैं 10,000 कॉमन से ले रहा हूं, 10,000 में क्या नाम है उसका, प्रेफर्ड से ले रहा हूं और 10,000 ही डेट के जरिए ले रहा हूं। तो अगर मैं तीनों से इक्वल सोर्स से पैसे एक्वायर कर रहा हूं तो फिर तो ये एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सही है कि तीनों की बराबर रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर मैंने तीनों से पैसे अलग अलग लेवल पर जाकर लिए हैं, कॉमन से अलग परसेंटेज ली है, डेट के थ्रू अलग अमाउंट एक्वायर किया है, प्रेफर्ड से अलग है, तो फिर ये एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। ये मिस रिप्रेजेंट करेगा हमारे इस आंसर को, मिसगाइड करेगा। जी, यहां तक बात समझ में आई या नहीं? जी सर। यस सर। सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था नेट, तो ये आपने 14% जो है वो आपने एवरेज लिखा है, और आपने लास्ट बात जो है वो ये कही है कि ये मिस रिप्रेजेंट करेगा, किस चीज को करेगा? सही, ये मिस रिप्रेजेंट इस चीज को कर रहा है कि ये जो अमाउंट है ना, 3 अमाउंट ऐड किए, 3 पे डिवाइड किया, इन तीनों का वेटेज जो है ना वो इक्वल नहीं है। कॉमन से, प्रेफर्ड से और डेट से, इन तीनों से हमने बराबर बराबर अमाउंट नहीं लिया हुआ। सही है, कुछ अमाउंट हमने, लाजमी बात है, कॉमन से सबसे ज्यादा पैसे फाइनेंस करवाए जाते हैं, डेट से उससे कम होते हैं, प्रेफर्ड से सबसे कम फाइनेंसिंग होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि तीनों को ऐड करें, 3 पे डिवाइड करके एवरेज निकाल दें, ये कॉन्सेप्ट तो तीनों को बराबर हैसियत दे रहा होता है। और अगर बराबर हैसियत देगा तो फिर इस सूरत के अंदर आप जो है ये वाले ये जो कॉमन और प्रेफर्ड और डेट के थ्रू जो आपने फाइनेंसिंग करवाई है अलग अलग, उसकी रिप्रेजेंटेशन तो सही नहीं हो रही ना। ये कह रहा है कि तीनों से बराबर फाइनेंसिंग हुई है, जबकि तीनों से फाइनेंसिंग बराबर तो नहीं हुई है। तो लिहाजा एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट यहां पर मिसगाइड कर देगा आपको कि ये बराबर कंट्रीब्यूशन है सबका, जबकि ऐसा नहीं होता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कि तीनों के वेट्स अलग अलग हैं और हमें अब इसका एवरेज चाहिए, तो वेट अगर अलग अलग हो और आपको एवरेज कैलकुलेट करना पड़े, तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट, क्या लिखा है मैंने, वेट एवरेज के बेटा, वैक, इसको पढ़ते हैं वैक। सही है, और वैक का मतलब है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वैक क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज का वर्ड, यहां वेटेड का वर्ड लगाने का मतलब ये हुआ कि अब हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया कि अगर किसी का वेट ज्यादा और किसी का कम है तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसको वेट के लिहाज से रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आई भाई? जी सर। यस सर। जी, किसी को भी बेटा कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें। नो सर। सर ये एक बार रिपीट कर। बेटा मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज किया है वैक का, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट ये है कि ये आपको क्या शो करेगा कि ये अगर डिफरेंट डिफरेंट वेटेज रखते हैं, कॉमन का वेट अलग है, प्रेफर्ड का वेट अलग है, डेट का वेट अलग है, तो तीनों के अगर वेट्स अलग अलग हैं और तीनों की कॉस्ट भी अलग अलग है, तो पहले हम क्या कर रहे थे, कॉस्ट को प्लस करके 3 पे डिवाइड कर रहे थे, हम उसके वेट को इक्वलाइज कर रहे थे। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता, तीनों के वेट्स अलग अलग होते हैं।
तो अब अगर इनके वेट के लिहाज से इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो फिर उसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है, वेट बराबर हो तो एक्स से ही काम चल जाएगा, एक मतलब एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इससे ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर वेट बराबर ना हो, जो कि आम तौर पे नहीं होते वेट बराबर, तो फिर हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। फिर हम इस कॉन्सेप्ट के तहत जो है वो कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का वो है WS इंटू KS, ठीक है, प्लस WPS इंटू KPS प्लस WD इंटू KD 1 माइनस परसेंटेज ऑफ टैक्स। This is the formula of WACC. जी बेटा। सर ये जो 18% 15% लिखा हुआ है, ये आप इसको कंसिडर कर रहे हैं ना वेट? नहीं नहीं नहीं, ये कॉस्ट है। आप देखें इनके सबके साथ के का साइन बना हुआ है, ये कॉस्ट है। ठीक, और वेट अभी मैंने लिखे ही नहीं है। अच्छा सही है। ठीक है, मैंने ये कहीं नहीं लिखा अभी कि किस सोर्स से कितनी फाइनेंसिंग आपने की थी, ये सिर्फ कॉस्ट है। और अब मुझे कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसका ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो आपको वैक मिल जाएगा, वेट के लिहाज से कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। जिसका वेट ज्यादा है, यानी जिस सोर्स से पैसे ज्यादा हासिल किए हैं, उस सोर्स का कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा हो जाएगा, और जिस सोर्स से पैसे कम हासिल किए हैं उसका इस कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगा। सही है, तो ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है, जो कि एक्चुअल रिप्रेजेंट करेगा आपकी कॉस्ट को वेट के लिहाज से। अच्छा, अगर आप इस फॉर्मूले पे बेटा गौर करें तो टोटल 7 चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, तो ये फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। 7 चीजें कौन कौन सी हैं? 3 तो W's हैं, वेट्स हैं, एक कॉमन का, एक प्रेफर्ड का, एक डेट का, और 3 ही कॉस्ट हैं, KS, KPS और KD। तो इस तरह 6 तो ये चीजें हो गई, और एक चीज है परसेंटेज ऑफ टैक्स, बाकी 1 तो फॉर्मूले का है। तो ये 7 चीजें अगर आपको पता लग जाएं तो आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करके वैक का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। टैक्स की जो परसेंटेज है ना बेटा, वो क्वेश्चन में गिवन होती है, और अगर कभी गिवन ना हो और आपको यूज हो टैक्स की परसेंटेज का, तो आप उसमें 40% यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आई यहां तक बात? सर 40% स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड है 40%। सर इसकी क्या रीजन है कि 40% ही है बस? असल में बेटा हम लोग जो ये सब पढ़ रहे हैं, ये अमेरिकन बेस्ड राइटर हैं, और अमेरिका में टैक्स की परसेंटेज 40 है। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट है। तो आपने क्वेश्चन में गिवन ना हो तब भी हमें 40% ऐड करनी है? देखें, क्वेश्चन में टैक्स की परसेंटेज गिवन होती है आमतौर पे, ठीक है, और वो जो परसेंटेज गिवन होगी वो 40, आमतौर पे 40% ही गिवन होगी, लेकिन कभी कभी 34 भी होगी, कभी कभी 30% भी होगी, कभी 20 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है जो कि गिवन होगी। बट अगर गिवन नहीं है तो आपने अपने पास से जो रखनी है वो 40% रखनी है। सही है? ओके सर। ठीक, तो एक चीज का जो प्रॉब्लम है ना वो तो सॉल्व हो गया, टैक्स की परसेंटेज का, या तो गिवन होगी या हम सीधी सीधी 40% रखेंगे। ठीक, लेकिन अब रह गई बाकी 6 चीजें। ये चीज अगर हमें मिल जाए तो हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं एक डाटा और लिखवा देता हूं। ये तीनों सोर्सेस हैं जिससे आपने पैसे एक्वायर किए हैं। फर्ज कर लेते हैं कि मुझे किसी प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए टोटल 2 लाख रुपीस का अमाउंट रिक्वायर्ड था। टोटल 2 लाख रुपीस मुझे चाहिए थे तीनों सोर्सेस से मिलाकर।
इस 2 लाख के अंदर मैंने लेट से कि 1 लाख रुपीस जो हैं वो कॉमन इक्विटी के जरिए हासिल किए। इसके अंदर मैंने फॉर एग्जांपल 40,000 प्रेफर्ड के जरिए हासिल किए और 60,000 का मैंने डेट लिया है। इस तरह से ये टोटल 2 लाख का अमाउंट जो है वो मेरे पास आया है। कॉमन से कितना अमाउंट लिया है मैंने 2 लाख के अंदर? 1 लाख रुपीस का। प्रेफर्ड से, प्रेफर्ड की सोर्स से मैंने 2 लाख के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन लिया है? 40,000 का। और डेट के जरिए लिया मैंने 60 और टोटल मेरे पास 2 लाख रुपीस आए हैं। और इससे मैंने कोई प्रोजेक्ट लगाया है और उसको स्टार्ट किया। लेकिन इस 2 लाख रुपीस की कॉस्ट भी कुछ ना कुछ जरूर होगी जिसको मुझे कैलकुलेट करना है, जिसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा ना वो इस 2 लाख के अमाउंट की कॉस्ट का आएगा। सर या जी सर, सेशन एंड होने वाला है। सेशन एंड होने वाला है तो वो उसको दोबारा कर लेंगे अगर एंड हो गया तो वो ठीक है। वैसे तो अभी कुछ